हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इरफान याकूब। वेलकम टू दी वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन। ये ऐसा ओशन है जो कि मिस्ट्रीज और हिस्ट्री के साथ घिरा हुआ रहता है। इस ओशन के अंदर कई ज़मानों के राज दफन हैं, जबकि इसकी वीरानी अपनी एक ज़बान रखती है। चलें चलकर पैसिफिक ओशन की गहराइयों के राज जानते हैं और देखते हैं इस पुरस्कार ओशन के अंदर क्या क्या मौजूद है। द पैसिफिक ओशन, जिसको बैरुल अल काहिल भी कहा जाता है और हिंदी ज़बान में इसको महासागर कहते हैं, यानी कि बहुत बड़ा ओशन कहते हैं। पैसिफिक ओशन का जो सरफेस एरिया बनता है वो बनता है 16 करोड़ 52,50,000 km2, जबकि इसके रकबे को अगर स्क्वायर माइल में कन्वर्ट करा जाए तो बनता है 6 करोड़ 38 लाख, यानी कि टोटल बनता है पूरी दुनिया का 46% वाटर। यानी कि पूरी दुनिया में जो वाटर मौजूद है उसका 46% पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है। जबकि स्पेस स्टेशन से और डिफरेंट मकामात से जब अर्थ की पिक्चर्स ली जाती हैं तो पैसिफिक ओशन बहुत बड़े रकबे पे फैला हुआ एक ओशन है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। जबकि अगर हम इसका रकबा देखें तो इसका रकबा बन जाता है अर्थ का 1/3, यानी रकबे के हिसाब से इसको पूरे अर्थ का 32% कहा जाता है। इसको हम लैंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसका लैंड एरिया बन जाता है 14 करोड़ 80 लाख km2, जबकि इसको स्क्वायर माइल में अगर कन्वर्ट करें तो ये बनता है 5 करोड़ 70 लाख। ये पूरी दुनिया के अंदर दो पार्ट में फैला हुआ है, यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन, जबकि इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा वेस्ट पैसिफिक ओशन और ईस्ट पैसिफिक ओशन में भी मौजूद है। इसके अपने अंदर 25,000 आइलैंड आ जाते हैं, जो कि कदीमी आइलैंड हैं और यहाँ पर ज़मानों से मौजूद हैं। ये सारे के सारे कहा जाता है वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पे एक्टिव वोल्केनोज हैं जो कि मुकम्मल तौर पे इरप्शंस करते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी तादाद बताई जाती है वो बताई जाती है रिंग ऑफ फायर के अंदर। ये रिंग ऑफ फायर वो हिस्सा कहलाता है जिसमें बहुत सारे मुल्क आ जाते हैं और इसके अंदर दुनिया के ख़तरनाक तरीन वोल्केनोज मौजूद हैं। ये ना सिर्फ इरप्शंस करते हैं बल्कि कई सुनामी लाने में और कई अर्थक्वेक लाने में इनका हाथ रहता है। इनमें बहुत सारे वोल्केनोज जो कि ऊपरी सतह के ऊपर निकलते हैं, यानी कि आइलैंड्स के ऊपर निकलते हैं, जबकि काफ़ी मुल्कों के अंदर भी कुछ मकामात पर ये वोल्केनोज अपना लावा निकालते हैं। जबकि इनमें बहुत सारे जो वोल्केनोज हैं वो अंडर वाटर है मौजूद हैं और वो भी इरप्शंस करते हैं। जो सबसे बड़ा इधर इरप्शंस का एक वाक़या हुआ था वो हुआ था टोंगा आइलैंड के पास, और जो इसके में धमाका सुना गया था वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ धमाका सुना गया था। पैसिफिक ओशन में बड़ी तादाद के अंदर एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं जो कि पानी के अंदर भी अपनी इरप्शंस का काम करते रहते हैं। जबकि कहा जाता है पूरी तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला के रख देते हैं, यानी कि जो एरिया है ऑलरेडी टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अलावा ये नई टेक्टोनिक प्लेट्स भी बनाते रहते हैं। जब एक रिसर्च और एक एनालिसिस किया गया तो इसके पास जितने भी ममालिक हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स की शिकायत रहती है, और उस अर्थक्वेक के आने की सबसे बड़ी वजह यही जगह रहती है जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये रिंग ऑफ फायर खुद भी एक मिस्टीरियस प्लेस है जिसमें लातादाद मिस्ट्रीज हैं। कभी वक्त मिला तो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा। अभी हम चलते हैं और पैसिफिक ओशन की मिस्ट्रीज की तरफ आते हैं। पैसिफिक ओशन बेसिकली बहुत बड़ा ओशन है जिसके अंदर लातादाद चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि 25,000 आइलैंड। इसके अलावा कई मुल्कों में ये जाके मिलता है। इसमें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जबकि ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान और भी कई मुल्कों में जाके इसकी सरहदें मिलती हैं। पैसिफिक इतना बड़ा एक ओशन है जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े सी शामिल होते हैं। इसकी लंबाई का आप इस बात से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि चलता हुआ एंटार्क्टिक ओशन की तरफ भी निकल जाता है। एंटार्क्टिक ओशन में जो इसका सबसे हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो -60 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि पूरे बर्फीले वाटर के अंदर भी अपने आप को तब्दील कर लेता है। कहा जाता है इसके अंदर कई ज़मानों की और कई सिविलाइजेशन की हिस्ट्री दफन है। यह हकीकत है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ मिलती हैं, और रिसर्चर्स के मुताबिक ये जो मिस्ट्रीज़ हमारे सामने आई हैं ये कुछ भी नहीं हैं। पैसिफिक ओशन में और भी बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ अब तक मौजूद हैं, यानी कि वो मिस्ट्रीज़ हैं जो कि तकरीबन अनसॉल्व रही हैं, क्योंकि इस ओशन का जो मीन रकबा कहलाता है वो कहलाता है 4000 मेट्रिस, जो कि कन्वर्ट करें तो बनता है 13,000 फीट्स। जबकि अगर इसके डीपेस्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है अगेन रिंग ऑफ फायर के अंदर मौजूद मैरियाना ट्रेंच में। ये मैरियाना ट्रेंच जो कि एक ट्रायंगल नुमा गड्ढा है जो ज़मीन के अंदर मौजूद है, और इसका जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट कहलाता है उसको कहते हैं चैलेंजर डेप्थ, और कहा जाता है वो इसकी सबसे निचली सतह है। ना सिर्फ वो पैसिफिक ओशन की सबसे निचली सतह कहलाती है बल्कि कहा जाता है वो दुनिया की भी सबसे ज़्यादा निचली सतह है, यानी कि समंदर के सी बेड के अंदर होने वाले इस गड्ढे को
35,853 फीट बताया जाता है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गड्ढा कहलाता है, यानी ये दुनिया की ज़मीन का सबसे निचला पार्ट कहलाता है। जबकि सिर्फ मैरियाना ट्रेंच ही अपनी गहराई नहीं रखता, बल्कि होराइजन डीप भी और इसके अलावा सेरेना डीप भी बहुत ज़्यादा गहरे बताए जाते हैं। सेरेना डीप जो कि मैरियाना ट्रेंच से ही करीब है, जबकि होराइजन डीप साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब आते हैं दोस्तों पैसिफिक की मिस्ट्रीज़ के ऊपर। ये ओशन जितना बड़ा है, कहा जाता है इसकी मिस्ट्रीज़ भी उतनी ज़्यादा हैं। इसके अंदर कई राज और कई कदीमी सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री मिलती है। ना सिर्फ सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री मिलती है, बल्कि यहाँ पर इस तरह के वाक़यात मिलते हैं जिन्हें सुन के आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1 है एमेलिया एयरहार्ट डिसअपियरेंस। एमेलिया एयरहार्ट की डिसअपियरेंस का वाक़या पैसिफिक ओशन के अंदर हुआ था। कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा माहिर पायलट थी, यानी कि कई मर्दों के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा अच्छी पायलट कहलाती थी। इनकी डिसअपियरेंस का जो वाक़या पेश आया था वो आया था 2 जुलाई 1937 के अंदर। ये अपने प्लेन लॉकहेड मॉडल 10E इलेक्ट्रा के अंदर सफ़र कर रही थी और इनके साथ इनके नेविगेटर भी मौजूद थे। जो इनके नेविगेटर थे उनका नाम था फ्रेड नॉनेन, और कहा जाता है वो भी इसी के साथ ही, यानी कि एमिलिया एयरहार्ट के साथ और इस प्लेन के साथ डिसअपियर हो गए थे। यह हॉलैंड आइलैंड का एरिया था। कहा जाता है कि जो इनकी रिसर्च के लिए टीमें गई थी वो बहुत ज़्यादा थी, यानी कि बहुत ज़्यादा शिप्स इनको ढूंढने के लिए गई थी। ना सिर्फ शिप्स बल्कि कई बोट्स भी इनकी खोज में निकली थी, मगर इनकी कोई खबर नहीं मिली थी। यानी कि 1937 के अंदर ये वाक़या पेश आया था और ताहाल अभी तक इसकी कोई खबर नहीं मिली कि ये लोग कहाँ गए। ना ये सिर्फ एक खातून पायलट थी, बल्कि ये एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट खातून पायलट थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि कई आदमी इनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे, इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट पायलट थी। फिर इनके डिसअपियरेंस की वजह क्या रही थी, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है। आज भी कभी कभी इस केस के ऊपर रोशनी डाली जाती है और इनको ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है। पैसिफिक ओशन में होने वाली इस मिस्टीरियस डिसअपियरेंस का वाक़या अमेरिकन एविएशन की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक अफसोसनाक वाक़या माना जाता है। दूसरा हम आते हैं पैसिफिक बरमूदा ट्रायंगल, यानी कि ड्रैगन्स ट्रायंगल। ये बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक नहीं है, बल्कि ये एक अलग बरमूदा ट्रायंगल कहलाता है। ये वाक़ है जापान के अंदर, और जो इसका एरिया है वो लोकेटेड है टोक्यो के अंदर। ये समंदर का एक ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपियरेंसेस के वाक़यात हुए हैं। ये ना सिर्फ डिसअपियरेंसेस के वाक़यात हुए हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस डिसअपियरेंसेस के वाक़यात हुए हैं। ये बरमूदा ट्रायंगल से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक समंदर माना जाता है, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है वेदर। कहा जाता है जो यहाँ का वेदर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर है, फिर भी ये डिसअपियरेंसेस यहाँ पर हो जाती हैं। यानी कि इतनी अच्छी वेदर कंडीशन के अंदर किस तरह से जहाज़ गायब होते हैं, डिसअपियर होते हैं, मिसिंग होते हैं, इनका कभी पता नहीं चलता। इस ट्रायंगल को डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है, जैसा कि फॉर्मोसा ट्रायंगल, डेविल्स ट्रायंगल, डेविल सी, ड्रैगन ट्रायंगल, और भी डिफरेंट नामों से ये जगह, ये मकाम मशहूर रहा है। सबसे ज़्यादा लोग इसको डेविल सी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो जगह है इस मकाम को जैपनीज लोग कहते हैं कि ये डेविल्स का घर है। ना सिर्फ डेविल्स का, बल्कि कहा जाता है यहाँ ड्रैगन मौजूद हैं, जिनबूत मौजूद हैं। अजीब अजीब यहाँ पर जैपनीज लोगों ने लीजेंड मशहूर कर रखी हैं। जबकि बात हकीकत मिलती है कि जो जापान की गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर आने के ऊपर पाबंदी लगा रखी है, यानी कि समंदर के हिस्से को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगस्त 1945 में शिरुकावा मोटो अपने जहाज़ को लेके यहाँ से निकल रहे थे। ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था और ये एक फाइटर प्लेन कहलाता था जिसमें ये सफ़र कर रहे थे। ये आसमान के ऊपर पहुँचे हुए थे। रेडियो कम्युनिकेशन में इन्होंने बताया कि आसमान में कुछ हो रहा है, और दूसरी बात इन्होंने बताई जो कि इनकी फाइनल बात थी, और उसके बाद इनका जहाज़ डिसअपियर हो गया था। दूसरी बात इन्होंने बताई थी कि आसमान खुल रहा है। कहा जाता है इनके जो प्लेन था उसको काफ़ी दिनों तक ढूंढा गया, मगर उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एक खबर छपती है जिसमें कहा जाता है 9 शिप्स इस जगह से, यानी कि डेविल सी से मिसिंग हो गई, और कहा जाता है इस खबर के अंदर ये भी शामिल था कि वहाँ वेदर क्लियर था। दोस्तों, ये चंद रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी हैं। जबकि इसकी पूरी रिपोर्ट्स देखनी हो तो आप मेरे वीडियो चैनल के ऊपर जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि डेविल सी के नाम से मैंने बनाई है। तीसरा हम आते हैं लॉस्ट कॉन्टिनेंट MU या मू। अमेरिकन ब्रिटिश एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अगस्टस। उन्होंने बात लिखी थी कि ये कॉन्टिनेंट है जो कि मौजूद है पैसिफिक ओशन के अंदर। उनके मुताबिक ये कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है वो हवाई के दरमियान, यानी कि उसके सराउंड में जितनी जगह हैं उस दरमियान ये कॉन्टिनेंट का भी वाक़ था। यानी कि किसी एंशंट सिविलाइजेशन के ये कॉन्टिनेंट की एक बात करते हैं। जबकि कहा जाता है ये इनकी एक मिथिकल थ्योरी थी, यानी कि इसके कोई एविडेंस आज तक मिले नहीं हैं, ना ही किसी और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का जिक्र करा है।
जबकि एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक और जगह का नाम यहाँ से एसोसिएट करा था। इन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था जेम्स, और इन्होंने जिस जगह का नाम यहाँ से एसोसिएट करा था उसको कहते थे लेमुरिया। ये लेमुरिया सिटी भी कहा जाता है इसी मकाम के ऊपर जहाँ पर इन्होंने इशारा करा था, वहीं पर ही इन्होंने भी बताया था कि ये भी यहीं पर ही मौजूद है। ना सिर्फ लेमुरिया सिटी बल्कि कहा जाता है सिटी ऑफ एटलांटिस भी इसी मकाम के ऊपर ही मौजूद है। ये बात हकीकत मिलती है कि पैसिफिक ओशन के अंदर सिटी ऑफ एटलांटिस का भी जिक्र मिलता है कि सिटी ऑफ एटलांटिस इसी ओशन के अंदर मौजूद है, बट वो किस मकाम पे मौजूद है इसकी कोई क्लियरेंस आज तक नहीं मिली। सिमिलरली इसी तरह से लिमोरिया के बारे में भी ये कहा जाता है, ये भी एक मेट्रिकल सिटी है जिसका जिक्र किया जाता है। यानी कि इन तीनों सिटीज़ के कोई एविडेंस तो नहीं मिलते, मगर ये बात भी इधर से एसोसिएट रही है। जबकि यहाँ की बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ हैं दोस्तों, अगर मैं वो आपको गिनवाने बैठूँ तो वो लातादाद बन जाती हैं। जैसा कि मैरियाना ट्रेंच, वो भी अपनी बहुत बड़ी मिस्ट्री यहाँ पर रखता है। ना सिर्फ मैरियाना ट्रेंच बल्कि कहा जाता है ईस्टर आइलैंड के स्टैचू भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्ट्री रखते हैं। ये स्टैचू जो कि रापा नुई के मकाम पर मौजूद हैं, इन स्टैचूज़ को मुई भी कहा जाता है। जबकि इसके अलावा ब्लूप साउंड जो कि एक समंदरी साउंड यहाँ पर सुना गया था, वो भी इधर की सबसे बड़ी मिस्ट्री कहलाती है। इसके अलावा मरमेड का वाक़या भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर रहा है। ये मरमेड का वाक़या फ़िजी के इलाके से मशहूर रहा है और इसको फ़िजी मरमेड ही कहा जाता था। फाइनली अगर हम पैसिफिक ओशन की मिस्ट्रीज़ की कंक्लूजन करते हैं तो ये बात सामने आती है कि वो मकाम है जहाँ पर कई सिविलाइजेशन की हिस्ट्री मिलती है। ना सिर्फ कई सिविलाइजेशन की हिस्ट्री मिलती है, यहाँ इस तरह के वाक़यात भी मिलते हैं जो कि बिल्कुल ही अनबिलीवेबल हैं। जबकि कहा जाता है पूरा ओशन ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, यानी कि दुनिया का इस कदर बड़ा ओशन है कि जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे किया जाने वाला सफ़र दिनों पे नहीं कई महीनों पर भी मुहित हो जाता है, ये इतना बड़ा रकबा है। यानी ये पैसिफिक ओशन सिर्फ कंट्रीज से जाके नहीं मिलता, ये पूरी दुनिया के कॉन्टिनेंट से जाके मिलता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बना के आपके सामने इसकी और भी मिस्ट्रीज़ लाऊं तो लाजमी कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।